एक आदमी देर रात अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है। रास्ते में अचानक चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। तभी धुएं के बीच से जोकर की ड्रेस पहने एक लड़की उसके सामने आ जाती है। उसके हाथ में एक बड़ा हथियार होता है और वह आदमी की तरफ दौड़ पड़ती है। आदमी घबराकर भागने लगता है, लेकिन तभी सामने से एक और नकाबपोश व्यक्ति आ जाता है। अब दोनों मिलकर उसे डराने लगते हैं। बेचारा आदमी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सच्चाई सामने आती है। दरअसल यह कोई हमला नहीं, बल्कि एक प्रैंक था। यह पूरा ग्रुप लोगों के साथ खतरनाक प्रैंक करता है और उनकी प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड करता है। इस ग्रुप की लीडर कामिनी होती है। उसके लिए लोगों की भावनाओं या परेशानियों की कोई अहमियत नहीं होती। उसे सिर्फ अपने चैनल की टीआरपी, व्यूज और लोकप्रियता की चिंता रहती है। कामिनी को सबसे ज्यादा पसंद है नए नए चैलेंज लेना और लोगों को चौंकाना। इसके बाद हमें उसके 3 दोस्तों से मिलवाया जाता है, गौरी, सुकुमार और आकाश। ये सभी एक मीडिया ऑफिस में काम करते हैं। तभी उनका बॉस वहां आता है और बताता है कि जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, क्योंकि चैनल का ऑफिस जल्द ही दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाला है। उधर कामिनी अपने घर पर होती है। उसकी मां हमेशा चाहती है कि वह अपनी जिंदगी को थोड़ा गंभीरता से ले। वह चाहती है कि कामिनी प्रैंक वीडियो बनाना छोड़ दे और एक सम्मानित न्यूज एंकर बने। लेकिन कामिनी का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। उसे मौज मस्ती, दोस्तों के साथ घूमना और जोखिम भरे चैलेंज पूरे करना ज्यादा पसंद होता है। कुछ देर बाद वह ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात न्यूज एंकर जैनी से होती है। कामिनी हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, बस कुर्सी पर बैठो और न्यूज पढ़ दो। लेकिन जैनी उसे समझाती है कि न्यूज एंकरिंग उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। एक छोटी सी गलती भी करियर खत्म कर सकती है। फिर मजाक मजाक में दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जैनी ताना मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें एंकरिंग इतनी आसान लगती है तो तुम खुद करके दिखाओ। यह बात कामिनी के अहंकार को छू जाती है। उसी समय अचानक जैनी कहीं गायब हो जाती है और लाइव न्यूज बुलेटिन का समय भी आ जाता है। बॉस बहुत परेशान हो जाता है। तब कामिनी खुद न्यूज पढ़ने की पेशकश करती है। शुरुआत में बॉस मना करता है, लेकिन हालात को देखते हुए उसे मौका दे देता है। हैरानी की बात यह होती है कि कामिनी पहली बार में ही शानदार एंकरिंग कर देती है। ऑफिस के सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर दंग रह जाते हैं। यहां तक कि टीवी पर उसे देख रही उसकी मां भी बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जैनी भागते हुए वहां पहुंचती है। वह बताती है कि किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। हालांकि उसे नहीं पता होता कि यह हरकत किसने की है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि यह सब कामिनी ने ही किया था, ताकि उसे एंकरिंग का मौका मिल सके। न्यूज बुलेटिन खत्म होने के बाद धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग खाली होने लगती है। सभी कर्मचारी बाहर खड़े होकर उन यादों को याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने वर्षों तक इस ऑफिस में बिताई थीं। तभी गौरी एक आइडिया देती है। वह कहती है कि इतने सालों तक हमने इस बिल्डिंग में काम किया है, तो क्यों ना आखिरी रात यहीं पर एक शानदार पार्टी की जाए। सभी लोगों को यह सुझाव पसंद आ जाता है। वैसे भी उसी दिन कामिनी का जन्मदिन होता है, इसलिए हर कोई पार्टी के लिए तैयार हो जाता है। रात होते ही ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। म्यूजिक बज रहा होता है, सभी लोग नाच रहे होते हैं और जमकर पार्टी चल रही होती है। इसी दौरान कामिनी की मां का फोन आता है। कामिनी बताती है कि वह सुबह तक घर पहुंच जाएगी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर मां को समझ आ जाता है कि उसने शराब पी रखी है। यह बात सुनकर मां काफी नाराज हो जाती है। नशे में धुत्त कामिनी भी अपनी मां से बहस करने लगती है। वह कहती है कि आज मैंने आपकी खुशी के लिए साड़ी भी पहनी और न्यूज एंकरिंग भी की। यहां तक कि मुझे मौका मिले इसके लिए जैनी को बाथरूम में बंद करना पड़ा। जैसे ही यह बात उसके मुंह से निकलती है, वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। जैनी को भी पता चल जाता है कि उसे बाथरूम में बंद करने वाली कोई और नहीं बल्कि कामिनी ही थी। यह सुनकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वह कामिनी से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। कामिनी हंसते हुए जवाब देती है कि तुमने मुझे चैलेंज किया था और मुझे चैलेंज पूरे करना बहुत पसंद है। जैनी भी गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें चैलेंज इतने पसंद हैं, तो वह वाला चैलेंज क्यों नहीं पूरा किया जिसमें मैंने कहा था कि बिना कपड़ों के एंकरिंग करके दिखाओ।
यह बात सुनते ही कामिनी सबको चौंका देती है। वह वहीं खड़ी होकर मजाक मजाक में कपड़े उतारने लगती है और एंकरिंग की नकल करने लगती है। अब जैनी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन तभी वहां मौजूद सभी लोगों को अचानक अजीब महसूस होने लगता है। उनकी आंखें भारी होने लगती हैं, सिर चकराने लगता है और धीरे धीरे सभी लोगों को अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। कामिनी भी खुद को असहज महसूस करने लगती है। वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही होती है और उसे भी अजीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद क्या हुआ, यह किसी को याद नहीं रहता। रात रहस्यमयी तरीके से बीत जाती है। अगली सुबह कामिनी की आंख खुलती है, लेकिन जैसे ही वह खुद को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूरी तरह बिना कपड़ों के उसी खाली बिल्डिंग के अंदर पड़ी होती है। उसके आसपास कोई नहीं होता, न उसके दोस्त, न पार्टी में मौजूद लोग और न ही कोई दूसरा इंसान। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि रात में उसके साथ आखिर हुआ क्या था। वह घबराकर पिछली रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि शायद जैनी ने बदला लेने के लिए उसके साथ ऐसा किया होगा। घबराई हुई कामिनी पूरी बिल्डिंग में अपने कपड़े ढूंढने लगती है। वह एक एक कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन उसे कहीं भी अपने कपड़े नहीं मिलते। यहां तक कि शरीर ढकने के लिए एक छोटा सा कागज तक नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक बड़े शीशे के टुकड़े पर पड़ती है। वह उसे अपने सामने पकड़कर किसी तरह शरीर को छिपाने की कोशिश करती है और छत की तरफ चली जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद उसके कपड़े वहां मिल जाएं, लेकिन छत पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। उधर सामने वाली बिल्डिंग में काम कर रहा एक कर्मचारी अचानक उस तरफ देखता है। उसे महसूस होता है कि खाली पड़ी बिल्डिंग में कोई मौजूद है, क्योंकि धूप की रोशनी शीशे से रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों तक पहुंच रही होती है। यह देखकर कामिनी घबरा जाती है। उसके हाथ से शीशा छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। अब वह पूरी तरह निराश हो चुकी होती है। उसी समय उसे तेज प्यास लगती है। वह पानी पीने नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ सामने वाली बिल्डिंग का कर्मचारी यह पता लगाने के लिए उस बिल्डिंग की ओर बढ़ता है कि आखिर वहां कोई है भी या नहीं। जैसे ही कामिनी को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, वह तुरंत मुख्य दरवाजा बंद कर देती है। वह नहीं जानती कि आने वाला इंसान उसकी मदद करेगा या उसकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। कुछ देर बाद वह कर्मचारी दरवाजे तक पहुंचता है और बार बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह हार मानकर वापस लौट जाता है। कर्मचारी के जाने के बाद कामिनी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कर्मचारी के जाने के बाद कामिनी फिर से बिल्डिंग के अंदर भटकने लगती है। तभी उसे कहीं से मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए एक फोन तक पहुंच जाती है। फोन पर उसकी मां का कॉल आ रहा होता है। कामिनी कुछ पल फोन को देखती रहती है, लेकिन शर्म और डर की वजह से कॉल रिसीव नहीं करती। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वह अपनी मां को क्या जवाब देगी। इसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड दीपक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता, इसलिए कॉल नहीं लग पाती। वह कस्टमर केयर पर कॉल करके मदद मांगती है, लेकिन उसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता और कॉल काट दी जाती है। इसी दौरान उसे एक फूड डिलीवरी का पैम्पलेट दिखाई देता है, जिस पर टोल फ्री नंबर लिखा होता है। कामिनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उस नंबर पर कॉल करती है और खाना ऑर्डर करने के बहाने किसी डिलीवरी गर्ल को भेजने की रिक्वेस्ट करती है। हालांकि कंपनी बताती है कि इस समय कोई महिला डिलीवरी एजेंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन कामिनी बार बार विनती करती है, इसलिए आखिरकार ऑर्डर स्वीकार कर लिया जाता है। अब वह अपनी सुरक्षा के लिए एक लोहे की रॉड उठा लेती है और दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। कामिनी धीरे धीरे दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ा डिलीवरी एजेंट अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसके सिर से खून बह रहा होता है। यह देखकर कामिनी बुरी तरह घबरा जाती है। वह पास जाकर देखती है तो पता चलता है कि वह कोई लड़का नहीं, बल्कि एक लड़की है। कामिनी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन अपनी हालत से परेशान कामिनी सबसे पहले उसके कपड़े उतारकर खुद पहनने की कोशिश करती है।
तभी अचानक उस लड़की को होश आ जाता है। वह कामिनी का हाथ पकड़ लेती है। घबराहट में कामिनी लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर देती है। लड़की दोबारा बेहोश हो जाती है। कामिनी को लगता है कि शायद उसने उससे बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी समय दो आवारा लड़के मौज मस्ती करने के इरादे से बिल्डिंग के अंदर घुस आते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें वहां एक घायल लड़की पड़ी दिखाई देती है। कामिनी खुद को छिपा लेती है ताकि कोई उसे न देख सके। दोनों लड़के तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली जाती है। घायल लड़की को अस्पताल भेज दिया जाता है और हर कमरे की जांच शुरू हो जाती है। कामिनी पूरे समय पुलिस से छिपती रहती है। उसकी सांसें तक अटक जाती हैं। उसे डर होता है कि अगर वह पकड़ी गई तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। काफी देर तक जांच करने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन सुरक्षा के लिए दो पुलिसकर्मियों को बिल्डिंग में ही छोड़ दिया जाता है। रात होने पर कामिनी बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि अब मौका मिल गया है, लेकिन तभी वह देखती है कि दोनों पुलिस वाले अभी भी वहीं मौजूद हैं। वह वापस छिप जाती है। कुछ देर बाद किसी कॉल की वजह से पुलिसकर्मी बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को अचानक शक होता है कि बिल्डिंग में अभी भी कोई मौजूद है। वह दोबारा अंदर लौट आता है और जांच शुरू कर देता है। कामिनी किसी तरह उससे बचते बचाते खुद को छिपा लेती है। काफी देर तलाश करने के बाद पुलिसकर्मी भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह अचानक कामिनी के फोन पर उसके दोस्त सुकुमार का कॉल आता है। कामिनी तुरंत मदद मांगती है, लेकिन सुकुमार खुद मुसीबत में फंसा हुआ होता है। दरअसल पार्टी वाली रात घर लौटते समय वह और उसके दोस्त शराब के नशे में पुलिस से उलझ गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दी थी। इसी वजह से वे सभी जेल में बंद थे। वे चाहकर भी कामिनी की कोई मदद नहीं कर सकते थे। उधर कामिनी की मां लगातार परेशान होती जा रही थी। जब कामिनी घर नहीं पहुंचती तो उसकी मां पुलिस स्टेशन जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अब हालात दिन ब दिन और खराब होते जा रहे थे। कामिनी समझ जाती है कि अगर वह जल्द बाहर नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाएगी, और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे कठिन संघर्ष शुरू होता है। अब कामिनी किसी भी कीमत पर उस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहती थी। बाथरूम में उसे टॉयलेट पेपर का एक रोल दिखाई देता है। वह उसे अपने शरीर पर लपेटकर किसी तरह खुद को ढकने की कोशिश करती है। इसके बाद वह लोहे की रॉड लेकर बाहर निकलती है। बाहर मौजूद आवारा कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं, लेकिन रॉड देखकर पीछे हट जाते हैं। कामिनी धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी टॉयलेट पेपर को गलाने लगता है, इसलिए उसे वापस रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद वह वहां लगी पुलिस की चेतावनी वाली टेप अपने शरीर पर लपेट लेती है और दोबारा बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति पर पड़ती है। वह उससे मदद मांगती है। वह व्यक्ति उसे कुछ कपड़े दे देता है, लेकिन जैसे ही कामिनी कपड़े लेने के लिए आगे बढ़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने वही लड़की खड़ी होती है जो फूड डिलीवरी लेकर आई थी, जिसे वह घायल समझ रही थी, जिसे उसने बेहोश कर दिया था और जिसे वह अब तक अपना दुश्मन समझ रही थी। अब दोनों आमने सामने खड़ी थीं। कामिनी गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब वह लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है। वह कहती है कि कुछ साल पहले वह यूपीएससी परीक्षा देने जा रही थी। यह परीक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना थी। रास्ते में उसने एक घायल लड़की को सड़क पर तड़पते हुए देखा। मानवता के नाते वह उसकी मदद करने रुक गई। वह उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि यह सब एक प्रैंक था, और उस प्रैंक की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कामिनी थी। उस नकली घटना में फंसने की वजह से वह समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। एक साल की मेहनत, उम्मीदें और सपने एक मजाक की वजह से खत्म हो गए। कामिनी यह सुनकर हैरान रह जाती है। वह कहती है कि सिर्फ एक एग्जाम छूट जाने पर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तब लड़की जवाब देती है, तुम्हारे लिए शायद वह सिर्फ एक एग्जाम होगा, लेकिन लाखों लोग उस सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। इसके बाद वह एक और घटना बताती है।
एक दिन उसकी मां सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थी। जब एक युवक उनकी मदद करने आया तो आसपास मौजूद लोगों ने उसे भी प्रैंक समझ लिया। कोई मदद करने नहीं आया। कुछ लोग तो वीडियो बनाने लगे। उस दिन उसे एहसास हुआ कि ऐसे प्रैंक्स लोगों की सोच को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोग अब असली मुसीबत और नकली ड्रामे में फर्क करना भूलते जा रहे हैं। वह कामिनी से कहती है, प्रैंक वह नहीं होता जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए लोगों की भावनाओं से खेलना मनोरंजन नहीं है। इसके बाद वह बताती है कि उसने अगले ही दिन कामिनी को पहचान लिया था। तभी उसने फैसला कर लिया था कि वह उसे वही एहसास करवाएगी जो उसने दूसरों को करवाया था। पार्टी वाली रात जब कामिनी नशे में यह कह रही थी कि उसे चैलेंज पूरे करना पसंद है और वह बिना कपड़ों के भी पूरी रात रह सकती है, तब उसने उसी बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसने कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया। वह सिर्फ उसे उसकी हरकतों का परिणाम महसूस करवाना चाहती थी। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नांगेली है। वही नाम जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई बहादुर महिला का था। नांगेली कामिनी से कहती है कि उसका मकसद बदला लेना नहीं था। वह सिर्फ उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी। यह सुनकर कामिनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे पहली बार समझ आता है कि उसके मजाक ने कितने लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। वह अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वह नांगेली से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है। अब कामिनी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह खतरनाक और भद्दे प्रैंक करना छोड़ देती है। इसके बजाय वह अपने दोस्तों के साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर करने वाले स्टिंग ऑपरेशन करने लगती है। वहीं नांगेली दोबारा अपनी यूपीएसएससी की तैयारी में जुट जाती है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। फिल्म का संदेश काफी मजबूत है। आज के सोशल मीडिया युग में बहुत से लोग लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन मनोरंजन और गैर जिम्मेदारी के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। जब किसी मजाक की वजह से किसी की जिंदगी, करियर या सुरक्षा प्रभावित होने लगे तो वह मजाक नहीं रह जाता। यही बात यह फिल्म हमें समझाने की कोशिश करती है और इसी संदेश के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।